नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन एक्सपर्ट, सेक्सोलॉजिस्ट और काउंसलर हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईबीएस के बारे में, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसे कि स्पास्टिक कोलोन या फिर फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर भी कहा जाता है। दोस्तों, आईबीएस के अंदर हमारी जो बड़ी आंत है काफी चिड़चिड़ी हो जाती है। उसके अंदर कुछ मसल्स की इनकोऑर्डिनेशन हो जाता है, जिसकी वजह से कभी तो आंत का मोशन बढ़ जाता है, कभी आंत का मोशन घट जाता है, जिसके कारण से कई सारे सिम्टम्स हमें हो सकते हैं। अब सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो किसी व्यक्ति को अगर आईबीएस है तो उसके पेट में दर्द रह सकता है, क्रैम्प्स आ सकते हैं, मतलब मरोड़ीदार दर्द हो सकता है जो कि नाभि के आसपास हो सकता है, नाभि के नीचे हो सकता है, पूरे पेट में हो सकता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन उसे हो सकता है। और इसके अलावा किसी आईबीएस के अंदर डायरिया प्रीडोमिनेंट वाली होती है, जिसके अंदर डायरिया के मेन सिम्टम्स आते हैं। किसी के अंदर कॉन्स्टिपेशन के मेन सिम्टम्स आते हैं। किसी के अंदर अल्टरनेटिव फेज के अंदर दोनों सिम्टम्स आते हैं, पहले डायरिया होता है, फिर कॉन्स्टिपेशन होता है, फिर डायरिया होता है, फिर कॉन्स्टिपेशन, इस प्रकार से चलता है। तो दोस्तों, आईबीएस किसी भी प्रकार की हो सकती है। किसी अमुक व्यक्ति में किसी एक प्रकार का हो सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति में किसी दूसरे प्रकार का आईबीएस हो सकता है। इसके अलावा पूरे पेट के अंदर आफरा सा महसूस हो सकता है, मतलब पूरा पेट फुला फुला रहता है, पेट के अंदर गैस महसूस होती है, इनडाइजेशन हो सकता है, अपच महसूस हो सकता है, नोजिया की फीलिंग होती रहती है, लगता है खाना पचा नहीं। और आईबीएस के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होती है जिसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। इसका मतलब है कि पेशेंट जब मोशन के लिए जाता है तो उसे लगता है कि ढंग से पेट साफ नहीं हुआ, वो बार बार ये सोचता है यार आज मजा नहीं आया मोशन करने में। तो ये फाइंडिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है। इसके लिए इंसान बार बार टॉयलेट जाता है और दिन में उसकी जो टॉयलेट जाने की फ्रिक्वेंसी है बढ़ जाती है। जैसे अगर वो 6-7 बार जाता है तो 6-7 बार में 4 बार तो सुबह मॉर्निंग आवर्स के अंदर ही वो टॉयलेट में चला जाता है, तो उसकी जो स्टूल की फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, घट भी सकती है। उसको उसकी जो स्टूल की कंसिस्टेंसी है, यानी कि जो बनावट है, वो भी बढ़ सकती है, मतलब चेंज हो सकती है। या तो उसके जो मोशन एकदम पतले पतले पखाने जैसे हो सकते हैं, या फिर उसको एकदम टाइट स्टूल आ सकती है, जैसे कि बकरी के बीड्स होते हैं, इस प्रकार की आ सकती है। और उसके अंदर हमेशा उसे ऐसी फीलिंग रहती है कि पेट ढंग से साफ नहीं हुआ। तो दोस्तों, अगर ये सारे सिम्टम किसी व्यक्ति के अंदर महीने में 3 दिन रहे और लगातार 3 महीने तक ये फाइंडिंग रहे, तो उसे हम बोलते हैं तब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो दोस्तों, ये 50 साल की उम्र से पहले थोड़ा ज्यादा पाया जाता है, खासकर 20-30-40 साल की उम्र में ज्यादा होता है, और फीमेल्स के अंदर ज्यादा कॉमन होता है। और फीमेल के अंदर भी अगर प्रेगनेंसी है या मेंस्ट्रुएशन फेज चल रही है या फिर पोस्ट मेनोपॉजल फेज है, तब सिम्टम्स ज्यादा एग्रेवेट होते हैं। तो दोस्तों, आईबीएस अगर हम उसके कारणों की बात करते हैं तो दोस्तों ऐसा कोई स्पष्ट कारण नहीं है जो बता सके कि आईबीएस क्यों होता है, लेकिन फिर भी कुछ फैक्टर हैं जो कि एग्रेवेटिंग फैक्टर कहलाते हैं या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे कि एक फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर। अगर किसी इंसान के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के अंदर, यानी माता पिता में, भाई बहन में, चाचा चाची में अगर आईबीएस के सिम्टम्स हैं तो उसमें डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा अगर किसी इंसान के पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया है, मान लीजिए बाहर का हमने कुछ खा लिया तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया है, तो उस वजह से भी आईबीएस के सिम्टम्स आ सकते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति में अगर किसी पर्टिकुलर फूड आइटम के प्रति एलर्जी है तो उसके अंदर भी आईबीएस के सिम्टम्स जल्दी डेवलप हो सकते हैं। जैसे कुछ लोगों में जो लैक्टेज एंजाइम ढंग से बन नहीं पाता, उसकी वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। तो जितने भी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट हैं, जैसे ही उनको वो लेते हैं तो उनके अंदर आईबीएस के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा अगर जो ग्लूटेन प्रोटीन वाली डाइट है, जैसे गेहूं, कुछ लोगों में उसके प्रति एलर्जी होती है, तो जैसे ही वो ग्लूटेन वाली डाइट लेते हैं, जैसे कि व्हीट, बार्ले, राइस, तो उनके अंदर आईबीएस के सिम्टम्स जल्दी डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तंबाकू खाते हैं, चाय कॉफी ज्यादा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो सोडा वाले आइटम है ज्यादा लेते हैं, उनके अंदर भी जो आईबीएस के सिम्टम्स हैं जल्दी एग्रेवेट हो सकते हैं। अब दोस्तों, इन सब के बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है स्ट्रेस। अगर कोई इंसान किसी भी प्रकार के स्ट्रेस में, मान लीजिए फैमिली का कोई स्ट्रेस है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कोई दिमाग में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या मान लीजिए पास्ट हिस्ट्री के अंदर कोई ट्रॉमेटिक इवेंट रहा हो, कोई फिजिकल सेक्सुअल अब्यूज की हिस्ट्री हो किसी इंसान की, और उसकी मेमोरी अभी तक उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ताजा हो, तो उन लोगों को भी आईबीएस के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारे माइंड का हमारे पेट से सीधा सीधा कनेक्शन है। जब भी हमारे दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो हाइपर एक्टिवेट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो आंत है, हमारी जो कोलोन की जो मसल्स हैं, उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो पूरा बिगड़ जाता है, यानी कि कार्य प्रणाली एकदम खराब हो जाती है। तो कई बार आंतों का मोशन बढ़ जाता है जिससे लूज मोशन हो जाता है, और कई बार आंतों का मोशन कम हो जाता है जिससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो कई बार हमें क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे माइंड का सीधा सीधा संबंध हमारे पेट से है। जब भी हमारा माइंड में कुछ गड़बड़ होगी, कुछ स्ट्रेस आएगा, तो ये सारे सिम्टम्स अपने आप पैदा हो जाएंगे। तो अधिकतर लोगों के अंदर स्ट्रेस ही सबसे मुख्य कारण माना गया है।
तो दोस्तों हम बात करते हैं कौन सी ऐसी जांचें हैं जिनके आधार पर पता किया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसी कोई स्पष्ट जांच नहीं है जो बता सके कि आईबीएस डायग्नोसिस बन रहा है। एक्चुअली जांचें इसलिए करवाई जाती है क्योंकि आईबीएस के जो सिम्टम्स होते हैं, पेट की जो दूसरी बीमारियां होती हैं उनसे थोड़े मिलते जुलते होते हैं। तो उन बीमारियों को रोल आउट करने के लिए हम जांचें करवाते हैं। और मरीज को जब भी इस प्रकार के सिम्टम आते हैं तो अधिकतर वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जो उनकी एंडोस्कोपी कर सकते हैं, कोलोनोस्कोपी करते हैं, उनका स्टूल कल्चर करते हैं, यूरिन कल्चर करते हैं कोई इन्फेक्शन का पता करने के लिए, या फिर उनका ब्रेथ टेस्ट करते हैं अगर कोई उनका गट फ्लोरा है, गट के जो बैक्टीरियाज हैं उनका कोई डिसबैलेंस नहीं हो रखा उसे पता करने के लिए, लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट करते हैं, पर्टिकुलर मिल्क प्रोडक्ट के लिए एलर्जी तो नहीं है ये पता करने के लिए। इस प्रकार के कई टेस्ट किए जा सकते हैं, लेकिन उन टेस्ट से सिर्फ बाकी की बीमारियां रूल आउट होती हैं, ये नहीं क्लियर होता कि आईबीएस है या नहीं है। तो मान लीजिए अगर सारी जांच हमने करवा ली, स्टूल कल्चर करवा लिया, यूरिन कल्चर करवा लिया, कोलोनोस्कोपी करवा लिया, पर्जिया एंडोस्कोपी करवा ली, ब्रेथ टेस्ट करवा लिया, सब जांचें एकदम नॉर्मल पाई जा रही हैं, तो सिर्फ इंसान की मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर, उसके पास हिस्ट्री के आधार पर, उसकी फूड एलर्जन की हिस्ट्री के आधार पर, उसके सिम्टम्स के आधार पर डायग्नोसिस बनाया जाता है कि इसको आईबीएस है। और मान लीजिए दोस्तों जब आईबीएस निर्धारित हो गया, डायग्नोस बन गया, किसी इंसान को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो दोस्तों ट्रीटमेंट के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, आईबीएस का मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो है स्ट्रेस। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल इस प्रकार से करनी है कि आपका स्ट्रेस जीवन में कम से कम हो। इसके लिए आपको रोज माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन करना है, ताकि आपके दिमाग के अंदर स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल का लेवल कम से कम हो, आप रिलैक्स रहें, आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अच्छे से एक्टिवेट रहे, जो आपको रिलैक्स रखे। और इसके लिए आप कोई भी एक्टिविटीज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जो ऐसी अपनी लाइफस्टाइल के अंदर अगर ऐसी चीजें लेते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, सोडा और तंबाकू, इन चीजों से आप एकदम दूर रहें, क्योंकि ये सारी चीजें आईबीएस के सिम्टम्स को एग्रेवेट कर देती हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं फूड की। क्या क्या फूड हम ले सकते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों अगर आपको कॉन्स्टिपेशन वाला वो है आईबीएस, तो अगर कॉन्स्टिपेशन वाला आईबीएस अगर आपको है तो दोस्तों आपको फाइबर डाइट लेनी है, जिसके अंदर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, खासकर जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, अनार है, ये सब ले सकते हैं, जिसके अंदर आपके पेट की मोशन काफी अच्छे से बढ़ जाएगी और आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आंतों को और अच्छा रखने के लिए, आपको आंतों के मूवमेंट को अच्छा बनाए रखने के लिए, आपकी कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए आप रोज 7 से 8 गिलास पानी जरूर पिएं, उससे भी आपको राहत मिलेगी। और मान लीजिए दोस्तों आपको अगर किसी पर्टिकुलर फूड एलर्जी से प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको ग्लूटेन डाइट जो होती है, जैसे गेहूं, इससे एलर्जी है, तो आप ऐसी डाइट लें जैसे कि जिसके अंदर गेहूं ना हो, व्हीट ना हो, बार्ले ना हो, आप ऐसी डाइट लें। जैसे आप डार्क राइस ले सकते हैं। इसके अलावा आप गट फ्लोरा को मेंटेन रखने के लिए दही ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, सैलेड्स ले सकते हैं। इन सबसे आपकी इंटेस्टाइन एकदम सही कंडीशन में बनी रहेगी। अब दोस्तों डाइट्स के अलावा अगर हम बात करते हैं दवाइयों की, तो दोस्तों अगर आपको मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन वाला ये है आईबीएस, तो उस केस के अंदर आपको लेक्सेटिव दिया जा सकता है, और आपको आंतों के मूवमेंट को बढ़ाए रखने के लिए कुछ ड्रग्स आती हैं वो दी जा सकती हैं, जैसे कि लेनेक्लोटाइड दी जा सकती है, प्लेकेनेटाइड दी जा सकती है। और मान लीजिए आपको अगर लूज मोशन वाला आईबीएस है तो उस केस के अंदर आपको लोपेरामाइड दिया जा सकता है। इसके अलावा ड्रग आती है एलुक्साडोलिन, वो दी जा सकती है, जिससे आपको काफी इंप्रूवमेंट मिलेगा। और मान लीजिए आपका गट फ्लोरा उसमें डिसबैलेंस हो गया है तो आपको प्रोबायोटिक दिए जा सकते हैं। मान लीजिए आपके पेट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया बाहर का कुछ खाने से, तो आपको एंटीबायोटिक का कोर्स दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको आपके सिम्टम्स को दूर किया जा सकता है। और दोस्तों आईबीएस के लिए एक आइडियल डाइट होती है जिसे बोलते हैं लो फोडमैप डाइट। इस डाइट का अगर आप रेगुलर सेवन करते हैं तो आईबीएस के सिम्टम्स से आपको राहत मिल सकती है और आईबीएस के सिम्टम्स आपको डेवलप नहीं होंगे। तो दोस्तों ये था उसका ड्रग ट्रीटमेंट। तो दोस्तों आज हमने बात की आईबीएस के सिम्टम्स के बारे में, आखिर ये क्यों होता है, किन लोगों में ज्यादा होता है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसका हम पता किस प्रकार से लगा सकते हैं, इसका डायग्नोसिस किस प्रकार से बना सकते हैं, और अगर आईबीएस के सिम्टम्स हमें बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब कर रहे हैं, तब हम किस प्रकार से इसका इलाज कर सकते हैं। तो इसका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट क्या है, इसका ड्रग ट्रीटमेंट क्या है, और कौन से फूड हमें इसके अंदर लेने चाहिए, इन सब का हमने आज जिक्र किया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।